हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस टीयर 2 के एग्जाम में अब केवल 10 दिन बाकी हैं। मतलब एक तरह से आप तो कह सकते हैं कि 10 दिन से अभी एक दिन कम ही रह गया है। तो मेन चीज़ ये है कि पेपर से जो कुछ दिन पहले की बात होती है कि उसमें हम रिवीजन कैसे करेंगे, सही तरीके से अपना माइंड जो है वो फोकस्ड कैसे रखना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम केवल 2-3 मिनट में आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पेपर से पहले ये चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं। ओके, तो एक बार जल्दी से टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद अब जैसे कि आपको पता है कि जो केवीएस टीयर 2 का पेपर है, फिर वो चाहे पीआरटी का हो चाहे टीजीटी का हो, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पीआरटी एंड टीजीटी बोथ, ये सिर्फ पीआरटी या सिर्फ टीजीटी के लिए नहीं है। तो तीनों में ये तीनों चीजें आएंगी, व्याकरण भी आएगी, गद्यांश पद्यांश भी आएगा और साहित्य भी आएगा। ये आपके प्रॉपर सिलेबस में लिखा हुआ है, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब जैसे कि सबसे पहली चीज अगर मैं कहूं कि सिर्फ ये 3 चीजें हैं, नहीं, इस बार एक चीज और है जो आपके सिलेबस में लिखी हुई है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वो चीज है आपकी प्रयोजन मूलक हिंदी। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैम ये प्रयोजन मूलक हिंदी जो है ये आखिरकार है क्या। तो इसी के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा आपको करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर आइडिया लगे। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये जो है कि प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन का मतलब होता है कि किसी खास मतलब उद्देश्य से आप कोई चीज यूज कर रहे हैं। तो जैसे हिंदी है, ये हमारे साहित्यकारों को डर था कि जो हिंदी है वो केवल साहित्य की भाषा बन के ना रह जाए, कि ऐसा ना हो कि हिंदी में केवल और केवल रचनाएं लिखी जाएं, किसी कविताएं या उपन्यास लिखे जाएं, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रयोग हो। तो जैसे कि कार्यालयी भाषा जो होती है, मतलब ऑफिस के काम होते हैं, बिजनेस के काम होते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीजों में हिंदी का प्रयोग हो। तो इसीलिए वो सारी चीजें आपकी प्रयोजन मूलक हिंदी में आती हैं। तो और देखिए, इसमें जो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे कि पत्र लेखन। भाई हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में छोटा सा पत्र लिखने को आ जाए, या फिर रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन क्या होता है, उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि रिपोर्ट में फालतू की चीज़ें हम नहीं ऐड करते, टू द पॉइंट लिखते हैं। और ये चीज़ क्या होती है कि जो घटना पहले हो चुकी है, जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसके बारे में एक ब्यौरा देना कि ये घटना इस समय पर हुई, इस स्थान पर हुई, इसमें क्या क्या हुआ, अब क्या स्थिति है, बस ये होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग में। उसी प्रकार जैसे निबंध लेखन, ये तो सबसे फेमस है, ये तो आप मान के चलिए आना ही आना है, कंपलसरी है निबंध लेखन तो। और एक होता है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन का मतलब होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, तो ट्यूशन के लिए आपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, ठीक है ना, तो वो विज्ञापन कैसा हो, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रयोजन मूलक हिंदी में आ सकती हैं। और इसके लिए आपका एक डिटेल्ड सेशन, आज तो जस्ट शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसका डिटेल्ड सेशन टीचिंग परीक्षा आपके लिए लेकर आ रहा है 20 मार्च 2026 को दोपहर को 3 बजे। हिंदी में मैं आपका ये सेशन लूंगी, जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिले, और कैसे शब्दों का प्रयोग करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसी प्रकार इसका जैसे फॉर्मेट है। अब मेन बात आती है इन तीनों की। तो जैसे गद्यांश पद्यांश है फ्रेंड्स, ये तो मैं कहती हूँ आपके लिए फ्री फंड के मार्क्स हैं, चाहे 5 मार्क्स का है चाहे 6 मार्क्स का है, क्योंकि इतने मार्क्स का आएगा। तो ये तो फ्रेंड्स आपके फ्री फंड के मार्क्स, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ जब आपके सामने हिंदी का पेपर आएगा, आप सबसे पहले यही पार्ट चूज कीजिएगा। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है फ्रेंड्स आपके सामने, व्याकरण। अब ग्रामर में केवीएस वाले बच्चों के पास ये है कि मैम क्या क्या टॉपिक पढ़े, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको आपका ध्यान देना चाहती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले संज्ञा विशेषण। अगर आपने देखा हो टीयर 1 में भी या पहले वाले पेपर्स में भी, संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है, विशेषण से बनी संज्ञा कौन सी नहीं है, ठीक है ना, संज्ञा के प्रकार पूछे गए हैं, विशेषण के, सर्वनाम के। तो ये टॉपिक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर संधि समास, मुझे लगता है 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे ही आएंगे संधि समास के, जिसके हम डेली सेशंस लेते रहते हैं यूट्यूब पर। उसी प्रकार उच्चारण स्थान, जैसे वर्णों का उच्चारण स्थान, आई गेस यही वाला टॉपिक बार बार आ रहा है, या फिर संयुक्ताक्षर और वर्तनी, स्पेलिंग्स। और याद रखिए फ्रेंड्स, स्पेलिंग्स में जो हिंदी की संख्याएं हैं, संख्याएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि 35, 46, इनकी सही वर्तनी क्या है, केवीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है आपका लिंग वचन, क्वेश्चन आना है। अब जैसे कि आपको सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको लिंग वचन ही देखने पड़ते हैं। उसी प्रकार मुहावरे लोकोक्तियाँ तो ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब जो जिन एग्जाम्स में बहुत कम ग्रामर आती है उसमें भी आते हैं। तो मुहावरे लोकोक्ति तो खैर ये कि आप जितना मर्जी कर लीजिए, उसकी लिस्ट नेवर एंडिंग है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है अलंकार, क्योंकि बच्चों को लगता है भाई अलंकार काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है और अलंकार इतने सारे हैं। तो कुछ स्पेसिफिक अगर अलंकार पता चल जाएं तो फ्रेंड्स केवीएस टीयर 2 के लिए, चाहे मतलब जैसे आप टीजीटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष और मानवीकरण कि सिर्फ इतने भी करके चले जाएंगे तो मुझे लगता है आपका काम हो जाएगा, कि कम से कम इतने तो आए। ओके, उसके बाद फिर अगली चीज़ आती है, एक टॉपिक है फ्रेंड्स पद परिचय।
ये टीजीटी वालों के सिलेबस में लिखा गया, लेकिन ये पीआरटी वालों में भी आ सकता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। पद परिचय क्या होता है? शब्द का इंटरव्यू। भाई आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अपने बारे में सब कुछ बताते हैं ना, उसी प्रकार शब्द का भी इंटरव्यू होता है कि भाई जैसे ये है कि मेरे लड़के से कोई भी जीत नहीं सकता। इस वाक्य में लड़के का पद परिचय क्या है? पद परिचय का मतलब क्या है कि उस शब्द के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, उसमें कारक कौन सा है, उसका लिंग कौन सा है, उसका वचन कौन सा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे कि मेरे लड़के से कोई भी जीत नहीं सकता। अब सीधी सी बात है भाई, लड़का है तो वो पुल्लिंग ही होगा, लेकिन ऑप्शन में चारों में पुल्लिंग है, ये तो छूट गया। अब एक वचन या बहुवचन? अब वैसे तो लड़का का बहुवचन लड़के होता है, लेकिन मेरे लड़के से तो यहाँ पे वो एक वचन में है, तो देखिए ये बहुवचन वाला ऑप्शन काट दीजिए। दूसरा, लड़के जो शब्द है क्या वो जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक? भाई वो जातिवाचक है, वो सारे लड़कों की बात कर रहा है, ठीक है, तो जातिवाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए और बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि मेन चीज अच्छा इसमें थी कारक। कारक कौन सा है कि मेरे लड़के से कोई भी जीत नहीं सकता। अब ये मेरे लड़के से, तो फ्रेंड जहां पे तुलना आती है ना कि मुझे इससे डर लगता है, जैसे भय हो गया, या रोहन सोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, तो जहां पे तुलना आ जाती है वहां पर आपका अपादान कारक आता है। तो ये हो गया इस शब्द का पद परिचय, आपका डी ऑप्शन। तो बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स लास्ट में आता है आपका साहित्य का भाग। साहित्य में जैसे कि मतलब पीआरटी वालों के सिलेबस में भी लिखा हुआ है साहित्य, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि सबसे पहले काल विभाजन, कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सबके नाम क्या क्या हैं? जैसे आदिकाल के और रीतिकाल के काफी नाम है, वो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ नाम नाम। उसके बाद एक समय सीमा आपको जरूर पता होनी चाहिए कि जैसे आदिकाल जो है, ठीक है ना, वो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत, वो टाइमिंग आपको पता हो। दूसरी चीज आती है उपभाषा बोलियां। छोटा सा टॉपिक है, हमारे YouTube चैनल पर भी बहुत बार हम करवा चुके हैं। जैसे भोजपुरी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? भोजपुरी तो खैर सबको पता है कि भाई बिहारी हिंदी है, लेकिन जैसे है मेवाती, अब ये किसके अंतर्गत आती है? अवधी, ये किसके अंतर्गत आती है? ये छोटे छोटे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। फिर अगला आता है संविधान की धाराएं, ये भी आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। फ्रेंड्स भाषा के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए केवल आर्टिकल 343 से लेके 351, सिर्फ ये आपके 8 आर्टिकल्स हैं जो आपको समझने हैं, उसमें से भी 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है। 343 की भारत की राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है और अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा। आर्टिकल 348 हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, ठीक है ना, और आर्टिकल 351 जो हिंदी भाषा के विकास के लिए काम करेगा। तो सबसे मेन तो ये 3 है, उसके अलावा भी कुछ कुछ हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। फिर आते हैं साहित्यिक पुरस्कार। अब इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ कुछ रीसेंट, अब जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिद्धनकर, महादेवी वर्मा, ये कुछ फेमस लोग हैं जिनके साहित्यिक पुरस्कार काफी बार पेपर में आते हैं। और मतलब पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला हिंदी के लिए? पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, पहला व्यास सम्मान और पहला सरस्वती सम्मान। ये 4 सम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपकी समय सीमा में आपको बताई चुकी हूँ, कालों की आपको पता होनी चाहिए। फिर 3 कालों की काव्य रचनाएं। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली 3 काल क्यों कहा है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, क्योंकि इन तीनों कालों में केवल काव्य रचनाएं ही हुई थी। गद्य जो भाग है वो आधुनिक काल में प्रारंभ हुआ, और जो आधुनिक काल की गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, जीवनियां, अब आप कहेंगे मैम इसमें तो सब कुछ इंक्लूड हो गया, लेकिन रचनाएं जो हैं इसके भी अभ्यास हम आपको वैसे तो यूट्यूब पर करवाते जा रहे हैं, लेकिन जो मेन रचनाएं हैं जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरीशचंद्र, और जैसे पत्र पत्रिकाएं थोड़े से कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। तो ये अगर कुछ ऊपर से एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर भी जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपका कोई टॉपिक छूट गया। और ऐसी पूरी डिटेल जानकारी के लिए तो दोपहर 3 बजे हिंदी का सेशन आपके लिए डेली होता ही होता है। तो बस हम यही चाहते हैं फ्रेंड्स, अब जैसे कि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है ना, ये भी अपने माइंड में एक बार रफ पेज पे बना के देखिए कि क्या अभी आपको रिवीजन है कि आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे पृथ्वीराज राजसो, दोहा कोश, श्रावकाचार। फिर जैसे भक्ति काल की रचनाएं हैं, आपका रामचरितमानस है, सूरसागर, साहित्य लहरी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की, मंझन जी की रचना है मधुमालती, कुतुबन जी की रचना है मृगावती, मुल्ला दाऊद जी की रचना है चंदायन। ये सारी चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए कि मेन रचनाएं। फिर जैसे आता है रीतिकाल, जिसमें सबसे प्रमुख आते हैं कवि बिहारी, जिनकी एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई। फिर केशव दास जी की रचनाएं आती हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। तो इस प्रकार से मतलब अगर जैसे हर काल की कुछ कुछ बेसिक फीचर्स, रचनाएं आपके माइंड में हो तो आपको लगेगा कि हाँ
साहित्य हमें कुछ हद तक आता है, और बाकी आधुनिक काल में तो सबसे ज़्यादा रचनाएं हैं, तो उन पे ज़रा ज़्यादा फोकस करना होगा। तो बस यही चीज़ मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहती थी कि इन इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे अब से, मतलब रिवीजन में, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बाकी टीचिंग परीक्षा तो हमेशा आपके साथ है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पेपर की तैयारी के लिए आपने इतना हार्डवर्क किया है, बस थोड़े से दिन और रह गए, जी जान से मेहनत करिए। केवीएस टीयर 2 आपका डेफिनेटली क्लियर होगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और जाते जाते एक क्वेश्चन का उत्तर देकर जाइएगा कि साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है।